नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। और जैसा कि हम लोग पिछले 3 पाठों का अध्ययन कर चुके हैं, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर, नया पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ का नाम है मेरी स्मृति। मेरी स्मृति, स्मृति यानी यादें, याद। इसके कवि हैं बच्चों डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव। इनका थोड़ा परिचय यहाँ पर जान लेते हैं। इनका जन्म सन 1921 रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ। डॉक्टर श्रीवास्तव जी ने 1944 से अब तक पत्रकारिता और संपादन को व्यवसाय और मिशन के रूप में जिया। यानी 1944 से आज तक वो पत्रकारिता करते रहे हैं, पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते रहे हैं। आपने दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्रों के संपादन के अलावा हिंदी समिति उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में प्रधान संपादक के रूप में दर्जनों विविध विषयक संदर्भ और मानक ग्रंथों का संपादन किया है। इनकी करीब करीब 20 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। बेटे को क्या बतलाओगे, ये इनका बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है। ये जो बच्चों हम लोग आज नई कविता पढ़ने जा रहे हैं, मेरी स्मृति, इसकी जो विधा है वह है हाइकू विधा, यानी तरीका। तो ये हाइकू विधा से लिखा गया है। हाइकू विधा क्या होती है बच्चों? ये मूल रूप से जापान की विधा है। जापान में इस विधा में कविताएं लिखी जाती हैं। तो डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी ने प्रत्येक हाइकू में अलग अलग विषयों पर लेखन किया है। आपने इन रचनाओं में आम, महुआ, आकाश, तारा, पवन, मेहंदी, गांव आदि के बारे में अपने संक्षिप्त विचार व्यक्त किए हैं। इसके अलावा झिंगुर, कोयल आदि की खुशियों को भी आपने इस कविता में स्थान दिया है। तो हाइकू जिसके बारे में हम बात कर रहे थे बच्चों, तो हाइकू एक विधा है, तरीका है ये लिखने का। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, खंड काव्य है, कविता है, गीत है, और इसके अलावा सवैया है, कवित्त है, छंद है। तो ये सब जैसे अलग अलग विधाएं होती हैं, वैसे ही हाइकू एक विधा है। और इसकी एक खासियत ये है कि ये 3 पंक्तियों में, ये छोटी सी कम से कम शब्दों में ये छंद लिखा जाता है, हाइकू छंद। तो 3 पंक्तियों में लिखा जाता है, और वो 3 पंक्तियों में भी पहले पंक्ति में 5, दूसरे में 7 और तीसरे में 5, यानी 5, 7, 5, ये इतने अक्षर इसमें होते हैं, इतने वर्ड होते हैं। तो आज हम लोग इस हाइकू कविता का, मेरी स्मृति कविता का अध्ययन करेंगे। तो इसमें अभी आपने देखा कि कवि क्या बताने की कोशिश कर रहा है। कवि है इसमें आम, महुआ, आकाश, तारा, पवन, मेहंदी, गांव आदि के बारे में इन्होंने बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा झिंगुर, कोयल आदि के का वर्णन उन्होंने किया है। अब छंद में देखते हैं। गई है पिकी प्रतीक्षारत पुनः आम्र शाखाएं, महुआ खड़ा बिछा श्वेत चादर किसे जोहता, किसकी व्यथा छा गई बनघटा नभः घिरा, सांझ का तारा किसे खोजने आया, आम निशा में कौन संदेशा ले पवन आया है, सुनने तो दो। तो इतना जान लेते हैं बच्चों। यहाँ पर पहले थोड़ा अर्थ समझ लेते हैं। ये जो पिकी लिखा है, पिकी माने होता है बच्चों कोयल, पिकी माने कोयल। और इसके अलावा प्रतीक्षा करना यानी राह देखना, राह ताकना, जोहना। शाखाएं माने होता है बच्चों पेड़ों की डालियाँ। आम्र माने होता है आम, आम के पेड़ों की डालियाँ। इसके अलावा आगे देखते हैं तो यहाँ पर है श्वेत चादर, महुआ एक पेड़ का नाम है। और इसके अलावा श्वेत माने सफ़ेद, और चादर समझ रहे हो, चादर। और इसके अलावा व्यथा माने होता है बच्चों दुख, और घटा माने होता है बादल। और इसके अलावा नभ माने जानते हैं आप लोग आकाश, निशा माने रात, पवन माने हवा।
तो अब इसका हम लोग थोड़ा सा भावार्थ देखते हैं। गई है पिकी प्रतीक्षारत पुनः आम्र शाखाएं। कवि डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव बता रहे हैं कि पिकी चली गई है, कोयल आम्र की शाखाओं से चली गई है, वो कहीं दूर चली गई है, कहीं दूसरे स्थान पर चली गई है, और आम्र की शाखाएं, पेड़ों की डालियाँ, आम के पेड़ों की डालियाँ उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं, उसका इंतज़ार कर रही हैं, उसकी राह देख रही हैं कि वह आए और अपने मधुर गीतों से पेड़ को गुंजायमान करे। यानी कोयल चली गई है और आम्र की शाखाएं उसके आने का इंतज़ार कर रही हैं। महुआ खड़ा बिछा श्वेत चादर किसे जोहता। ये सब बच्चों गांव का वर्णन है, गांव के बाग बगीचों, खेत खलिहानों आदि का वर्णन है। बगीचों में, बागों में महुए का पेड़ होता है और महुए में बड़े सुंदर सुंदर सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं, और वह फूल सुबह सुबह जब गिर जाते हैं तो लगता है कोई सफ़ेद सी चादर बिछ गई है। तो कवि यहाँ पर वही बता रहा है कि इसी मौसम में जब आम में नए नए पत्ते आ जाते हैं, पत्तों से भर जाता है, उसी समय महुए का जो पेड़ है, वृक्ष है, उसमें सफ़ेद सफ़ेद फूल आते हैं। और सुबह के समय जब ये सफ़ेद फूल ज़मीन पर गिरते हैं, धरती पर गिरते हैं, तो लगता है कोई चादर बिछा करके किसी की बाट जोह रहा हो, किसी का इंतज़ार कर रहा हो, किसी का स्वागत करने के लिए चादर बिछाया हो। और इसी तरह किसकी व्यथा छा गई बनघटा नभ है गिरा। आगे कवि कह रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु का मौसम जब बीत जाता है तो इसके बाद आसमान बादलों से भर जाता है और ऐसा लगता है जैसे किसी का व्यथा, किसी की पीड़ा घटा बनकर छा गई हो। यानी गर्मी का मौसम बीतने के बाद पूरा आसमान बादलों से भर जाता है, बादलों से घिर जाता है, और सांझ का तारा किसे खोजने आया आमनिशा में। रात के समय आकाश में अनगिनत तारे दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है जैसे वह किसी को खोज रहे हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं। शाम के समय जब सांझ हो जाती है तो तारे आसमान में दिखाई देने लगते हैं और लगता है जैसे वह किसी को ढूंढ रहे हैं। कौन संदेशा ले पवन आया सुनने तो दो। कवि यहाँ पर कह रहा है बड़ी सुंदर भीनी भीनी हवा चलती है, सुगंधित हवा चलती है, शीतल हवा चलती है, और ऐसा लगता है जैसे वह हवा कोई संदेश लेकर आई है। और कवि कहता है कि भाई आप लोग शोर ना करो, ज़रा ये हवा जो संदेश लेकर आई है, पवन जो संदेश लेकर आया है, उसे हमें सुनने दो। यानी जैसे पवन कोई संदेश लेकर आया हो, ऐसा लगता है। आगे बच्चों, रची बसी हो मेहंदी की गंध में याद आती हो। रची बसी हो मेहंदी की गंध में याद आती हो। खुल गए हैं पी कहाँ पुकार से पृष्ठ पिछले। कटे वृक्ष गांव की दोपहर खोजती साया। गांव मुझको मैं ढूंढता गांव को, खो गए दोनों। वर्षा की सांझ बजाते सहनाई छिपे झिंगुर। तो यहाँ पर भी पहले हम लोग शब्दार्थ जान लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों गंध माने होता है महक, गंध माने महक, और इसी तरह वृक्ष माने होता है वृक्ष, पेड़। तो इसमें कोई ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों मूल रूप से कवि जो हैं, कवि रमाकांत श्रीवास्तव, गांव में जो उनका बचपन बीता है, वो बचपन में उन्होंने गांव में जो जो देखा है, बड़े होने पर यानी वयस्क होने पर जब वो गांव से दूर चले गए हैं तो इन्हें गांव की ये सारी यादें आती हैं। गांव में कौन कौन से परिदृश्य होते थे, कौन कौन सा वातावरण होता था, इसकी उन्हें याद आती है। तो कह रहे हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि ग्रामीण अंचल का वर्णन करता है। वे कहते हैं कि मेहंदी की गंध में रची बसी होने के कारण कोई उन्हें याद आती है। यानी मेहंदी लगाए हुए, मेहंदी की गंध में रची बसी कोई इनकी
हम सफ़र इनकी दोस्त इन्हें आज भी याद आती है। कोयल का स्वर सुन सुनकर स्मृतियाँ मुखर हो गई हैं। खुल गए पी कहाँ पुकार से पृष्ठ पिछले पी कहाँ पुकार, ये कोयल के स्वर हैं। तो कोयल की पुकार सुनकर इनके पिछले पृष्ठ खुल गए, इन्हें पुरानी बातें याद आ गई। यानी कोयल की पुकार सुनकर इन्हें अपनी पुरानी स्मृतियाँ याद हो जाती हैं। और कटे वृक्ष गांव की दोपहर खोजती साया, यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि ग्रामीण लोगों ने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की कर दी है, वृक्ष काट दिए हैं। अब गांव की दोपहर में, जब गांव में दोपहर का समय होता है तो लोग पेड़ों की छाया ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें छाया मिलती नहीं है। यानी लोगों को दोपहर के समय अब छाया मिलती नहीं है। गांव में पहले जैसे वृक्ष होते थे, अब वैसे उतने वृक्ष दिखाई देते नहीं हैं। गांव मुझको मैं ढूंढता, गांव को खो गए दोनों। कवि कहते हैं कि शहरों में आए लोगों की जीवन शैली बदल गई है और गांव में भी बहुत सारा परिवर्तन आ गया है। इसलिए न गांव शहरियों को पहचानते हैं और न शहरी गांव को पहचानते हैं। यानी गांव भी खो गया है और उसमें रहने वाले लोग भी खो गए हैं। रहने वाले लोगों की आदतें बदल गई हैं, उनकी जीवन शैली बदल गई है और पहले जैसे गांव होते थे वह गांव भी नहीं रह गए हैं। यानी लोग पहले वाला गांव ढूंढते हैं तो वह नहीं मिलता है, और गांव पहले वाले लोग जैसे, पहले रहने वाले जैसे लोगों को ढूंढते हैं तो मिलते नहीं हैं। यानी यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि बिल्कुल ही सब कुछ बदल चुका है, गांव का भी परिदृश्य बदल चुका है और गांव में रहने वाले लोगों की भी जीवन शैली बदल चुकी है। और वर्षा की साँझ बजाते शहनाई छिपे झिंगुर, तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि वर्षा के मौसम में शाम के समय झिंगुर छिपकर एक शहनाई जैसी तीखी आवाज़ निकालते हैं। और ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें कवि को याद आती हैं। आगे, बजाने आई पिकी छिप बांसुरी अमराई में, फूल खिलता महक मुरझाता स्वप्न बनता, बड़े सवेरे उठ जाती चिड़िया जगाता कौन, आए कोकिल धुन बंसी की गूंजे बोर महके। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर पिकी माने आप लोगों को बार बार बताया, पिकी माने हो गया कोयल, पिकी माने कोयल। अमराई माने होता है बच्चों आम के पेड़ों का बगीचा, आम के पेड़ों का बगीचा अमराई। और मुरझाना मतलब सूख जाना, मुरझा जाना, सूख जाना। और इसी तरह बौर माने होता है मंजरी, यानी जो आम में फल आने से पहले जो फूल लगते हैं उसको बौर कहते हैं। तो मंजरी और बौर महके यहाँ पर दिया हुआ है, बौर महके। तो इसका भावार्थ देखते हैं। कवि रमाकांत श्रीवास्तव जी इस हाइकू कविता के माध्यम से कहते हैं कि कोयल अमराई में आ गई है, यानी आम के वृक्षों पर कोयल लौट आई है, तथा बंसी की धुन जैसी वह मधुर आवाज़ निकालने लगी है, वह सुरीले स्वर में गाने लगी है। फूल खिलते हैं, महकते हैं, मुरझा जाते हैं और फिर स्वप्न बन जाते हैं। यानी बगीचों में फूल खिलने लगे हैं, महकते हैं और अंततः मुरझा करके वो स्वप्न बन जाते हैं, अतीत बन जाते हैं, बीती हुई बात बन जाते हैं। चिड़िया सुबह सुबह आ जाती है और इतने सुबह आखिर कैसे कौन उन्हें जगा देता है, वह इतने सुबह आ जाती है और चहचहाने लगती हैं, लोगों को जगाने लगती है। और इसी तरह आगे कहते हैं कि कोयल के आ जाने से बगीचों में बंसी जैसी आवाज़ गूंजती है। कोयल आए कोकिल धुन बंसी की गूंजे बोर महके। कोयल के आ जाने से बगीचों में बंसी जैसी आवाज़ गूंजने लगती है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से बच्चों कवि ने कोयल, अमराई, फूल, चिड़ियों तथा बौर, मंजरी के विषय में अपनी बात कही है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा स्वाध्याय में देख लेते हैं।
प्रतीक्षा करने वाली, तो प्रतीक्षा करने वाली कौन है? आप लोग पढ़े हैं, आम्र शाखाएं। प्रतीक्षा कौन कर रहा है? आम्र शाखाएं। इसी तरह संदेश लाने वाला, तो इसका उत्तर होगा पवन। खो जाने वाले, गांव और कवि। गांव और कवि दोनों खो गए हैं, न पहले जैसे ग्रामीण रह गए न पहले जैसे गांव रह गए। और खोजने आने वाला, तो खोजने कौन आता है? तो कवि उन गाँव को ढूंढता है, लेकिन वह पहले जैसा गांव मिलता नहीं है उसको। इसी तरह गांव की दोपहर छाँव, मेहंदी की गंध, याद, शहनाई, झिंगुर, छाई, घटा, व्यथा, इसका उत्तर होगा। और इसी तरह पद्य विश्लेषण करना है। रचनाकार का नाम रमाकांत श्रीवास्तव, रचना का प्रकार हाइकू, पसंदीदा पंक्ति, जो आपको जो भी पंक्तियाँ पसंद हों वह क्यों पसंद है उसका कारण भी बताना है। तो हाथ लग गया, चला गया ऊपर, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर है। और इस तरफ ही है बच्चों, चहचहाने वाली। तो चहचहाने वाली है चिड़िया, कूकने वाली कोयल, महकने वाला बौर फूल, खिलने तथा मुरझाने वाला फूल, शहनाई बजाने वाला झिंगुर। हाइकू में निम्नलिखित शब्द के लिए आए शब्द, पेड़ के लिए शब्द आया है वृक्ष, और शाम के लिए कौन सा शब्द आया है? तो साँझ। तो इसी तरह बच्चों अगर कुछ प्रश्न और बनाए जाएं, जैसे कि पहचान कर लिखिए, जाने वाली कोयल, प्रतीक्षा करने वाली आम्र शाखाएं, श्वेत चादर बिछाने वाला महुआ, संदेश लाने वाला पवन। और 2 ऐसे प्रश्न तैयार करो जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। आम्र शाखाएं, तो कोयल की प्रतीक्षा कौन कर रही है? उत्तर आएगा आम्र शाखाएं। सफ़ेद चादर बिछाए कौन खड़ा है? उत्तर आएगा महुआ। तो इसी तरह और भी तमाम इसमें प्रश्न बन सकते हैं। और जोहना के लिए इसमें प्रतीक्षारत शब्द आया है, सफ़ेद के लिए श्वेत आया है, बादल के लिए नभ आया है, घटा, बादल के लिए घटा शब्द आया है, और आकाश के लिए नभ। ये सब शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से बच्चों ये पद्य भी आज समाप्त करते हैं। इसको आप लोग फेयर बुक में अपना लिख लेना। और यहाँ पर एक अपठित पद्यांश है। निर्मम कुम्हार की थापी से कितने रूपों में कुटी पिसी, हर बार बिखेरी गई किंतु मिट्टी फिर भी तो नहीं मिटी। आशा में निश्चल पल जाए, छलना में पलकर छल जाए, सूरज दमके तो तब जाए, रजनी ठुमके तो ढल जाए। यूँ तो बच्चों की गुड़िया सी भोली मिट्टी की हस्ती, क्या आंधी आए तो उड़ जाए, पानी बरसे तो गल जाए। तो ऐसा भी परीक्षा में अपठित पद्यांश और अपठित गद्यांश आता है। ये पढ़ाया तो नहीं जाता है, और इसको पढ़कर, क्योंकि बच्चों का मस्तिष्क इतना विकसित हो चुका रहता है कि वो कुछ चीज़ें पढ़ करके उसके अर्थ को समझ सकते हैं, तो पढ़ करके इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। मिट्टी पर परिणाम करने वाले घटक, किसके कारण मिट्टी बदलती है? तो कुम्हार मिट्टी को बदलता है। इसी तरह सूरज, रजनी और आंधी, पानी, इन सब चीज़ों का प्रभाव मिट्टी पर पड़ता है। हवा के आने से मिट्टी गल जाती है, सही है कि गलत है? तो गलत है। हवा के आने से मिट्टी उड़ जाती है, तो ये गलत है। पानी बरसने से मिट्टी उड़ जाती है, ये भी गलत है। सही उत्तर होगा पानी बरसने से मिट्टी गल जाती है। सूरज के दमकने पर मिट्टी ढल जाती है, तो सूरज दमके तो तप जाए, ढल जाए नहीं तप जाए।
और तो ये भी गलत है। और मिट्टी कभी कभी बिखर जाती है, कभी कभी बिखर जाती है, बल्कि यहाँ पर मिट्टी हर बार बिखर जाती है। तो ये भी चारों गलत है, चारों के सही उत्तर अलग हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये पाठ कंप्लीट होता है। रेल की आत्मकथा, इस पर भी निबंध लिखना है, इसको भी करना है अपनी फेयर बुक में। तो ये सब आप लोग कंप्लीट कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।